नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, इसलिए जातिवाद छोड़ो, हिंदू बनो, ये स्लोगन सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति के संदर्भ में यही समझाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति। इसे लेकर नए मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है। तलाश लगभग पूरी भी हो चुकी है, बस नाम की घोषणा होनी बाकी है। अब दावा किया जा रहा है कि रेणुका सिंह ही छत्तीसगढ़ की अगली मुख्यमंत्री होंगी। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है। लगातार ऐसी खबरों से कुछ माहौल तो बनता है। पहले अरुण साव का नाम भी चल रहा था। इस रेस में कौन कौन शामिल है ये हर किसी को मालूम है, लेकिन 9 दिसंबर की तारीख लगभग मुकर्रर हो चुकी है। इस दिन तीनों पर्यवेक्षक नाम का ऐलान कर देंगे और शपथ ग्रहण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से तारीखों की मंजूरी भी मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति के संदर्भ में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हैं अनिल मिश्रा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने सबसे पहले दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 52 सीटें मिल सकती है। अनिल मिश्रा जी, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी से पहले पेपर लीक करवाए गए और मेरिट सूची तैयार की गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं हो पा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जब से भाजपा की कमान श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आया है, तब से भाजपा के अपने काम करने के तरीके बिल्कुल बदल गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो ये टीम है, उनका काम करने का तरीका इतना अलग सा है कि अंदर क्या हो रहा है इनको समझना, इनको भापना मीडिया के लिए क्या, उनकी पार्टी के लोगों के लिए भी संभव नहीं हो पाता। तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री का नाम जो तीनों स्टेट में चल रहा है, उसको लेकर कोई भनक, सिर्फ मीडिया अंदाजा लगा रहा है, कोई भनक, किसी तरह की भनक नहीं है। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, ये 3 नामों की सूची हमें मेल के माध्यम से बताई गई है कि ये पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री तय करने का जिम्मा इन्हीं के ऊपर है। ये पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और मनसुख मांडविया दोनों के साथ बैठक कर नामों की औपचारिक घोषणा के लिए विधायक दल की बैठक करवाएंगे। यहाँ ऐसा दावा किया जा रहा है कि कल से जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, इनका नाम तेजी से सामने आया है। एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी इनके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में पहली आदिवासी मुख्यमंत्री बनाई गई, जबकि इससे पहले एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई गई थी। क्या हम सही जा रहे हैं इस दिशा में? क्या लग रहा है आपको, यही संदेश देने की कोशिश होगी? बिल्कुल इसी तरह के संदेश देने की कोशिश हो रही है कि छत्तीसगढ़ को अपना पहला महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, वो भी आदिवासी समाज से। छत्तीसगढ़ को आदिवासी स्टेट माना जाता है। यहाँ की 90 में से 29 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है तथा उनकी जनसंख्या करीब 32% मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में जो पहले मुख्यमंत्री बने थे स्वर्गीय अजीत जोगी जी, जरूर उनको आदिवासी कोटे का मुख्यमंत्री बताया गया था, परंतु उसकी जातियों को लेकर जिस तरह से विवाद रहा, उसको लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। यदि रेणुका सिंह आगामी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं तो विशुद्ध रूप से पहली बार छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री मिलेगा। और साथ ही एक महिला मुख्यमंत्री के होने से भी छत्तीसगढ़ को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। खासकर जो 24 का अगला आम चुनाव होने जा रहा है, उसको ध्यान में रखकर भाजपा शायद नए मुख्यमंत्री का चयन करने जा रही है। अब ये तो कल जब पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल की बैठक लेंगे तभी पता चलेगा कि वो वास्तविक नाम कौन सा है, परंतु लगभग तय माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से ही होगा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 29 सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें आरक्षित है। जहाँ तक मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग की बात करूँ तो 29 रिजर्व सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 17, कांग्रेस के पास 11 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास 1 विधायक इस वक्त नई विधानसभा के लिए चुनकर सामने आया है। ऐसे माहौल में जहां झोली भर भर के सरगुजा और बस्तर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और खास करके जिस तरह से अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान दिखाया है, दबाव तो पार्टी के ऊपर भी होगा और 2024 के लिए एक संदेश देने की कोशिश होगी। इस बारे में आपको क्या कहना है? पवन जी, पिछली बार सरगुजा संभाग की 14 सीटें कांग्रेस को गई थी और वहाँ के बड़े नेता कांग्रेस के टीएस बाबा
उनको उधर का लोग मान के चल रहा था कि छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, परंतु कांग्रेस नेतृत्व ने शायद उस भावना को नहीं पहचान पाए और मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से कांग्रेस में विवाद रहा आखिरी तक, वो भी उनके एक हार का प्रमुख कारण है। इस बार सरगुजा संभाग के सभी 14 सीटें भाजपा की झोली में गई हैं। संभवतः भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है सरगुजा संभाग के लोगों की भावनाओं को पहचान रहा है। शायद इसी कारण इस बार सरगुजा संभाग से ही छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री देने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें संघ का जो सर्वे हुआ था उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को सीटें भी मिली है। सारे एग्जिट पोल भी फेल हो गए थे। संयोग से हमने भी कमोबेश कुछ वैसे ही दावा किया था, आप भी उस वक्त मेरे साथ थे स्टूडियो में। तब कोई नहीं कह पा रहा था कि ये सारे के सारी बड़ी कंपनियों वाले एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे, लेकिन हमने तब दावा किया था कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और एग्जिट पोल की कंपनियां उन महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई है। अब इसके बाद जो एक नई तस्वीर सामने आई है कि जो 54 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें 34 एकदम नए चेहरे हैं। 11 मंत्री भी चुन के आ चुके हैं जो पुराने मंत्री थे। ऐसे में माहौल जो एकदम बदला हुआ है। सरगुजा से कुछ बड़े नाम हैं, एक रेणुका सिंह के अलावा गोमती साय जो कि सांसद थी, अब फिलहाल इस्तीफा दे चुकी हैं। इसके अलावा विष्णुदेव साय, इसके अलावा रामविचार नेताम, इन चारों को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में या अच्छी पोजीशन में एडजस्ट करने का भी दबाव होगा। ऐसी नई परिस्थिति के बारे में आपका क्या कहना है? आदिवासी वर्ग से बहुत से वरिष्ठ नेता जीत के आए हैं। आपने सरगुजा संभाग के नाम गिनाए, बस्तर से भी श्रीमती सुश्री लता उसेंडी और केदार कश्यप जैसे वरिष्ठ लोग जीत के आए हैं। इन सभी लोगों की कहीं न कहीं सरकार में भूमिका रहेगी। इसके अलावा पिछड़ वर्ग से भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव जी हैं, जो ओपी चौधरी जीते हैं, आपके अजय चंद्राकर जी जैसे वरिष्ठ लोग जीत के आए हैं पिछड़ा वर्ग से। कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में इनके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि 9 दिसंबर के आसपास जब शपथ ग्रहण होगा तो सिर्फ उसमें मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अभी ये प्रारंभिक जानकारी है। केंद्र की ओर से संसदीय दल की बैठक के बाद पर्यवेक्षकों के नाम की एक औपचारिक घोषणा हो गई। विधायक दल की बैठक भी 9 दिसंबर को ही होगी और बहुत बड़ी चुनौतियां होगी। खासकर 25 दिसंबर को जो 2 साल का बोनस है, वो बोनस देने के लिए बाकायदा तारीखें भी तय की गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम 2 साल का बोनस दे देंगे। ये वो बोनस है जिसे पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने नहीं दिया था। कुछ ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं जिससे इतना तो स्पष्ट है कि डॉक्टर रमन सिंह तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि रेस में उनका स्वाभाविक नाम था। अब जो रेणुका सिंह का जो नाम आया है उसके बाद अरुण साव भी एक प्रबल दावेदार के रूप में देखे गए। राजनीति के आम जानकार तो यही मानते हैं कि बहुसंख्यक आबादी ओबीसी की है और ओबीसी में भी जो सबसे ज्यादा आबादी है साहू समाज की है, तो अरुण साव मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे थे। अब चूंकि बदले हुए माहौल में रेणुका सिंह का नाम प्रबलता से सामने आ रहा है, ऐसी बदली परिस्थिति में आपका क्या कहना है कि किस तरह से अरुण साव एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप को? पवन जी, आपने जो जातिगत समीकरण छत्तीसगढ़ का समझाया है उसमें निश्चित रूप से साहू समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ में है और उस समाज के सबसे बड़े चेहरे के रूप में अरुण साव जी जीत कर आए हैं। इस चुनाव में अरुण साव जी के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मेरा अपना मानना है कि जो नई सरकार बनने जा रही है उसमें अरुण साव जी जैसे नेता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। अब देखना होगा कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या फिर अन्य कोई जिम्मेदारी दी जाती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अभिनव प्रयोग किया गया है। साजा विधानसभा से ईश्वर साहू, जिनके पुत्र भुवनेश्वर साहू की विगत 8 अप्रैल 2023 को मॉब लिंचिंग से कुछ सांप्रदायिक उपद्रवियों ने हत्या कर दी थी। उस हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट का ऐलान किया और ईश्वर साहू के नाम की घोषणा की, तब कोई नहीं सोच रहा था कि कांग्रेस के इतने कद्दावर नेता रविंद्र चौबे जो लगातार जीतते रहे हैं, उनके विरुद्ध ईश्वर साहू को खड़ा किया जाएगा। और ईश्वर साहू वहां से खड़े भी हुए, अब जीत के भी आ गए हैं। इसका संदेश न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरी भारत की राजनीति में गया। 2024 के लिए संदेश साफ था कि किस तरह से तुष्टीकरण के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य मजदूर को सामने खड़ा कर सकती है। चुनाव जीतने में जनता की भूमिका होती है। जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला है।
क्या भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साजा से खड़ा करने का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ में मिला, ऐसा मानते हैं जो रिजल्ट आए चुनाव के उसके बाद? छत्तीसगढ़ में 2 जो विधानसभा सीटें थी, एक साजा और दूसरा कवर्धा। निश्चित रूप से भाजपा ने इन दोनों क्षेत्रों में हिंदुत्व की पिच पर चुनाव लड़ा और दोनों के परिणाम बहुत अनुकूल आए। पवन जी, आप जो कह रहे हैं कि क्या इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ पे मिला, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुत्व की जो लड़ाई थी वो कहीं न कहीं पूरे छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर प्रभावी रहा और कुछ न कुछ फायदा सभी सीटों पर हिंदुत्व। 2024 में क्या कितना फायदा मिल सकता है, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से अभी जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस बड़े आक्रामक तेवर दिखा रही है, तो निश्चित रूप से उसकी कार्ड भाजपा ने हिंदुत्व के रूप में ढूंढा है और 2024 के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा सीटों पर हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से समझाने की कोशिश की जा रही है कि जाति धर्म से बड़ी नहीं होती। जो मैंने स्लोगन की बात की कि गर्दन से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, ये नारा आने वाले दिनों में आपको खूब सुनने को मिलेगा। फिलहाल बदले हुए हालात में छत्तीसगढ़ की राजनीति को यदि गहराई से समझना हो और जिस तरह से नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के लिए महज 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है, ऐसे में हमें कुछ बातें गहराई से समझनी होगी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का एक प्रयोग किया, राम वनगमन पथ, माता कौशल्या का मंदिर, गाय गोबर, राम रामायण, ऐसे वो तमाम मुद्दे जिससे कांग्रेस अभी तक दूर रही, लेकिन खुद को असली राम भक्त और हिंदूवादी बताने की जो कोशिश की गई, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या इसमें कुछ असफल हुई है या कुछ योजना में फर्क आ गया इनके? पवन जी, जहाँ तक हिंदू समाज की बात है, हिंदू समाज जो हिंदुत्व को बांट कर देखते हैं उसको शायद हिंदू समाज स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि जो कांग्रेस या जो और विपक्षी दल हैं वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक प्रयोग करते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाता। सॉफ्ट हिंदुत्व, या तो आप हिंदू कहलाए, सीधा बोलो कि आप हिंदू के पक्ष में खड़े हैं, ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है जी? तो ये जो कांग्रेस की जो सोच है उसमें बदलाव लानी होगी। कांग्रेस को या तो स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि हम आपके पक्ष में खड़े हैं, या फिर स्पष्ट रूप से ये बताना पड़ेगा कि हम भारत के अंदर जो भी और भी जो जातियां हैं, हाँ, उन सबके लिए हमको करना है। और शायद कांग्रेस इसी दुविधा के चलते अब तक हिंदुत्व के मामले में बेहद कमजोर साबित हुई है। ये असमंजस वाले हालात तब हैं जब कांग्रेस की ओर से 1980 में आपातकाल के बाद जो पहले चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी की सरकार जब बनी थी तब कांग्रेस ने नारा दिया था, जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। इतना ही नहीं, 2011 में जाति आधारित जनगणना के लिए जब उन्हीं की सरकार के एक मंत्री वीरप्पा मोइली ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को पत्र लिखा और मांग की, तब भी आर्थिक आधार पर जो सर्वे किए गए थे उसके आगे कांग्रेस नहीं बढ़ सकी। कुछ डेटा छुपा दिए गए। कुछ इसी तरह जैसे पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने जो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बनाया था, उस आयोग की रिपोर्ट को भी आरक्षण के लिए इस्तेमाल करने का एक बहाना तो बनाया गया, लेकिन हैरानी की बात है कि आज की तारीख तक क्वांटिफाइबल डेटा आयोग, जो कि 2019 में गठित किया गया, 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2022 तक वो रिपोर्ट मंगवाई गई। उसके बाद 27% ओबीसी आरक्षण का शिगुफा छोड़ा गया, लेकिन राज्यपाल ने विधानसभा से पास हुए विधेयकों वाली फाइल पे हस्ताक्षर करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट हमें दी जाए, उसे सार्वजनिक किया जाए। आज की तारीख तक वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हो सकी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ की जातिवादी राजनीति को प्रभावित करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जातिवादी राजनीति के पिच पर भी बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी सफलता मिली। उसके बाद अब जब नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जाति विशेष की प्राथमिकता पर होने जा रहा है, क्योंकि राजनीति का व्यवहारिक पक्ष होता है, हमेशा से सैद्धांतिक पक्ष वाली राजनीति को हारते हुए देखा गया है। यही कारण है कि कई मुद्दों पर जहां भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से कहीं ना कहीं अलग हटके नजर आती है,
लेकिन अब जब तय हो गया है कि किसी अनुसूचित जनजाति वर्ग से या ओबीसी वर्ग से ही मुख्यमंत्री बनेगा, इस बारे में आपका क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी की इस नई राजनीति के बारे में? जहाँ तक जो नई राजनीति देश में चल रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम जो फैसले लेती है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले होते हैं। सबसे पहले उनका फैसला था कि दलित राष्ट्रपति बनाना, उसके बाद एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना। तो ये निश्चित रूप से चौंकाने वाले निर्णय थे। अब मुख्यमंत्री को लेकर भी शायद भाजपा कुछ इसी तरह के प्रयोग करने जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ आदिवासियों की दावेदारी पहली बनती है। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग अभी से नहीं, मध्य प्रदेश के समय से होती रही है। अब शायद पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को अपना पहला विशुद्ध रूप से आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। आपसे बातचीत के दौरान दो ऐसे मौके आए जहां आपने संकेत दिया कि रेणुका सिंह ही मुख्यमंत्री हो सकती हैं, और इसकी प्रबल संभावना भी दिख रही है। जिस तरह से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, हालांकि उन्होंने इस्तीफा गोमती साय और अरुण साहू के बाद दिया, तब कयास लगाए जा रहे थे कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनी रहेंगी। इस्तीफा देने में 24 घंटे की देरी क्या हुई, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, लेकिन अब बदले हुए हालात में 2024 की तैयारी में लगी नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ नया प्रयोग करने जाएगी? ऐसा आपको लगता है कि 5 साल बाद सत्ता मिली है, दावा किया गया कि यहाँ भाजपा को काफ़ी जिल्लत और अपमान का सामना करना पड़ा। जिस तरह से आक्रामक राजनीति तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के द्वारा की गई, अनेक पत्रकारों को जेल में डाला गया, NSA लगाया गया, दबाव की जिस तरह की राजनीति की गई, अब आप कैसा देख रहे हैं कि बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा की जा रही है नए मुख्यमंत्री से? छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव चुनाव परिणाम के रूप में आ चुका है। भूपेश सरकार में जो प्रेस की जो स्वतंत्रता थी वो कितनी थी यह किसी छुपी नहीं है। कितने पत्रकार जेल गए। सुनील नामदेव के खिलाफ NSA लगाया गया था, उनको उस कानून के तहत जमानत ही नहीं मिल सकती थी। अब मेरा मानना है कि शायद प्रेस स्वतंत्र हो चुका है और नई सरकार में प्रेस नए फ्रीडम के साथ काम करेगी। भूपेश सरकार के दौर में पूरे प्रदेश में एक अनजाना सा भय व्याप्त रहता था, उससे हमारे मीडिया कर्मी भी डरे रहते थे। अब उन सब चीज़ों से मीडिया कर्मियों सहित समाज के अन्य वर्ग भी जो कि स्वतंत्रता चाहते हैं, सबको स्वतंत्रता मिलने जा रही है। जी, तो बदले हुए हालात में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है, हमने भी जमीन पर उतर कर महसूस किया। अब पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक हो चुका मतदाता खुलकर अपनी बात रखता है। इस बार के चुनाव में गौर करने की बात यह है कि जनता ने इस बार नोटा को बहुत कम वोट दिया है। इस बार महज 1,97,000 यानी 2 लाख के आसपास वोट दिया गया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता समझती है कि इस तरह के वोट देने का कोई अर्थ नहीं होता। निर्णायक भूमिका में जनता आ चुकी है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 1.26% ही नोटा को वोट मिले, जबकि इससे पहले 2013 और 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में 2,82,738 वोट मिले थे और 2013 में 4,01,058 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया था। लेकिन इस बार 2 लाख से भी कम लोगों ने नोटा को वोट दिया। दरअसल ये तस्वीर है बदले हुए छत्तीसगढ़ की। अब मतदाता पहले से जागरूक हो चुका है। यहाँ सरकार किसी की भी हो, यदि अपने वादे पर खरा नहीं उतरती है, अपने घोषणाओं पर अमल नहीं करती है, तो जनता पहले की तरह चुप नहीं रहेगी। आक्रामक प्रहार होंगे। सोशल मीडिया का दौर है। भारत युवा देश है। छत्तीसगढ़ की करीब 50 लाख की आबादी युवा है। ऐसे में युवा छत्तीसगढ़ प्रश्न तो पूछेगा ही। फिलहाल छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के लिए अखबारों के मार्केटिंग एजेंट फुल पेज के विज्ञापन में लगे हैं। सब अपने अपने कारोबार में लगे हैं। हम अपनी पैनी निगाहें छत्तीसगढ़ और आम जनता के हित के लिए लगाए बैठे हैं। कुछ नई जानकारी के साथ हम बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार राष्ट्रबोध के साथ बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।